तो रिवीजन सीरीज में स्टूडेंट्स अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये टॉपिक्स हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज 6.1, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन 6.2 एंड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल 6.3, एक्सप्रोक्सीमेशन 6.4 एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा 6.5 है ना। तो करते हैं स्टार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब क्या है कि किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज मतलब होता क्या है। देखो एक बात सुनो, मैं कह रहा हूं वाई चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे वाई चेंज हो रहा है। अगर वाई चेंज हो रहा है, वाई सपोज डेट 1 से 2 हो रहा है तो हम कहेंगे वाई चेंज हो रहा है। बट वाई अगर किसी के चेंज होने से चेंज हो रहा है, यानी कि y इज चेंजिंग पर यूनिट चेंजिंग इन x। अब चेंज इन y को कैसे डिनोट करते हैं हम, है ना। फॉर द इंस्टेंट हम dy कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये dy किसके रिस्पेक्ट में, x के चेंज होने से चेंज हो रहा है। y अपने आप चेंज नहीं हो रहा, x के चेंज होने से, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। नहीं तो हम इसको अगर ये dx के रिस्पेक्ट में चेंज ना होता तब तो हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ y। अब हमें क्या कहना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y जब हमने इसको कह दिया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कह दिया, अब ये y क्या है, ये क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, एरिया, वॉल्यूम, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलो अगर हम सर्कल की बात करें एक, अब इस सर्कल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज होगा, ऑब्वियस है। रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज होगा। बस यही सब चीजें मैं पढ़नी है रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी में, कि यानी कि कोई भी क्वांटिटी जब अपने पैरामीटर के चेंज होने से चेंज होगा, वो रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी दो चीज होती है, एक होता है पेरीमीटर, एक होता है पैरामीटर, है ना। इसमें फर्क समझे, मैं जब आपको बोल रहा हूं ना पैरामीटर, कभी आप पेरीमीटर समझे। पेरीमीटर तो सिंपल पेरीफेरल मेजरमेंट, आउटर मेजरमेंट। लाइक सर्कल का पेरीमीटर कितना हो गया, 2πr। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पैरामीटर। पैरामीटर इज व्हाट, इट इज बेसिकली द फैक्टर ऑन विच सम क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट। लाइक एरिया रेडियस पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे पैरामीटर हो गया, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत सारी सी क्वांटिटीज हो सकती हैं जो सर्टेन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती हैं। उन पैरामीटर्स को हम ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा ये जो क्वांटिटी है वो भी ऊपर नीचे यानी कि चेंज होगा, ठीक है ना। यही हमें इसमें एक्सरसाइज में करना होता है। और आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये सब इसमें चल रहा है ना। उनके पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी का चेंज पूछ रहे हैं। तो ये करना है, ठीक है ना। तो अब बात आती है क्या, चेंज भी दो तरीके के, चेंज भी दो तरीके के। एक तो एरिया चेंज हो रहा है पैरामीटर के चेंज होने से, तो हमने dA/dr निकाल दिया। पर ये पैरामीटर भी तो फर्दर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ध्यान दें इस पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कि जब भी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिया हुआ है, अगर आपको गिवन चेंज, गिवन रेट ऑफ चेंज, गिवन रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, तो भैया आप आंसर भी क्या देंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही देंगे। मतलब समझो अगर वो dr/dt देता है तो आप आंसर भी dA/dt दोगे। बात समझ में आ रही है। और अगर पैरामीटर के रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपली उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज बताओगे, मजबूरी है, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये कब dA/dt बताना होता है, कब ये dA/dr बताना होता है। भैया जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दोगे मिलेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज बताओगे, जब पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज मिला है तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही बताओगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात। अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसके रिवीजन में और कुछ नहीं है ना, बाकी आप लोग समझदार हो है। चलो जी, कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है, dV/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया, dV/dt 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन क्वांटिटी। कह रहा हाउ फास्ट, क्यूब चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यूब, है ना। तो वैसे तो
आप डायरेक्ट भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कायदा ये कहता है कि आप लिख दो कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, है ना। तो अब हम बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं कि भैया वॉल्यूम इसका कितना होगा, एक्स क्यूब होगा, है ना। अच्छा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, क्या पूछा हमसे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि हमें क्या बताना है। अरे जब हमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज दिया हुआ है तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया का चेंज पूछ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो उसने चेंज नहीं कहा, रेट ऑफ चेंज नहीं कहा, उस जगह कितनी तेजी से बढ़ रहा है ना। तो इंक्रीजिंग, तो ds बाई dt हमें बताना है, ठीक। कह रहा व्हेन द लेंथ एंड ऑफ एन एज, अब जो एज है यानी कि व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना भैया, आपको खुद सोचो, ds बाई dt s इक्वल टू कितना होगा, 6x स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो फिर उसमें AOD क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो बेसिक बेसिक फॉर्म्स है सबके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ds बाई dt कितना होगा, देखो 6 टू 12x, आगे dx बाई dt ना भूलें, ना भूलें। अब ये फाइंड आउट करने के लिए तो आपको dx बाई dt की जरूरत है, और dx बाई dt कहां से आएगा, इस इंफॉर्मेशन से चेक कर लो। dv बाई dt कितना, dv बाई dt वॉल्यूम कितना है, एक्स क्यूब है ना, तो dv बाई dt कितना होगा, 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt भी तो आएगा, ये कितना है, ये है बेसिकली आपका 9 के इक्वल, तो 3 3 जो 9, तो dx बाई dt कितना आ गया भैया आपका 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो आप यहां पे पुट कर देंगे, तो जब 3 अपॉन एक्स स्क्वायर जब dx बाई dt की जगह पुट करेंगे आप तो कितना होगा, 36 अपॉन एक्स। अब आपको क्या चाहिए, ds बाई dt x इक्वल टू 10 पे चाहिए ना, तो जब आप x इक्वल टू 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3.6। यूनिट भी तो लिखोगे। अब सरफेस एरिया, अरे जब साइड उसकी सेंटीमीटर में दे रखी है तो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो एनसीईआरटी की कैटेगराइज इंस्ट्रक्शन शीट है रिवीजन के लिए, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के तौर पे आपको दिए हुए क्वेश्चंस, उनसे आप जो है लेकिन पहले आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन दी मैंने आपको रिवीजन सीरीज में, पहले पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। ये नहीं कि पहले ये देख लिया आप क्वेश्चंस करेंगे, नहीं, पहले पूरा इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है। और बाकी फिर अपनी खुद के हिसाब से भी आप इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट की शीट बना सकते हो। तो देखते हैं आप क्या, इससे नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में मेरे को आपको जरा दिखा दूं मैं जरा, अगर फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है ना, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो डेरिवेटिव है एट ऑल द पॉइंट्स इन दैट इंटरवल, ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई इंटरवल ले लेते हैं, सपोज दैट ओपन इंटरवल ए बी, कोई भी इंटरवल होगा, है ना, और एक्स इस पे बिलोंग कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा कब, जब डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, वो कब होगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं हो सकता। देखो एक बात समझो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क क्या है। इंक्रीजिंग में क्या होता है कि भैया ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट रहा और फिर बढ़ा, ठीक है ना। तो जिस टाइम के लिए कांस्टेंट रहा डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी कि चेंज हो ही नहीं रहा है। मान लो ये y है और ये x है, तो जब तक बढ़ा, अब ये x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, y चेंज नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, उसके बाद फिर बढ़ा, है ना, तो इसको हम इंक्रीजिंग बोल देते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में का मतलब क्या है कि कभी रुका नहीं, है ना, कर हर मैदान फतेह, वो वाला, है ना, तो वो रुका नहीं और चलता रहा और बढ़ता रहा, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग। लाइकवाइज डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, लेस देन 0 ही रहेगा डेरिवेटिव। कांस्टेंट फंक्शन में f' x इक्वल टू 0, तो ये तो बात ये थी। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं भैया। एक पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है कि फंक्शन को हमें किसी गिवन इंटरवल में, इंटरवल गिवन होता है, खुद ही गिवन होता है इंटरवल, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन दोनों। कोई इंटरवल खुद का गिवन होता है और हमें बताना होता है कि उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी कि इंटरवल गिवन और हमसे उसमें क्या पूछ लिया,
कि बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दूसरा क्या होता है, हमें ये पता होता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पर हमें इंटरवल निकालना होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक में इंटरवल गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना होता है, एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है और हमें इंटरवल बताना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11th की प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां पे हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन वाली वीडियो जरूर देखो, है ना। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा यार, 10-20 मिनट, बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में नंबर पक्के हो गए आपके, ठीक है ना। तो अगर आपको समय मिले तो आप देखो उसको, है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, है ना, प्रिंसिपल एंड सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो अब हम दोनों टाइप पे एक एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप ये इंफॉर्मेशन नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल 9 और एग्जांपल 10, है ना। ये टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम है। एक में आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको क्या प्रूव करने को कह रहा है कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि इंटरवल गिवन है और आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसमें शो करना है। दूसरे में क्या कहा है कि इंटरवल निकालो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल होगा, ठीक है ना। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने लिख दिए, तो अब इनको सॉल्व करते हैं 1 by 1, है ना। तो पहले एग्जांपल 9 हम सॉल्व करते हैं, है ना। एनसीईआरटी एग्जांपल, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x इज व्हाट वी हैव टू शो, कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन 0 to π इंटरवल में। ये क्वेश्चन हमने उतार लिया। अब हमें क्या शो करना है, बेसिकली हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो व्हाट कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π f(x) शुड बी व्हाट लेस देन 0। ये हमें शो करना है। f(x) कितना होगा, cos x का माइनस sin x, चेक कर लो। f(x) कितना होगा, cos x का माइनस sin x, एंड सी क्लियरली इन 0 to π sin x remains positive, so this minus sin x will what, ये 0 से पाई तक क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, है ना, फॉर द एंटायर इंटरवल 0 to π, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्लियरली लेस देन 0, है ना, और हमारी बात बन गई, हमने ये शो कर दिया, है ये तो शो कर दिया हमने। चलो जी, कह रहा है कि और शो करो कि पाई से 2π में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो भैया एक बात देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π to 2π में हमें क्या दिखाना है, हमें ये शो करना है कि फॉर x बिलोंग्स टू π to 2π f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक बात सुनो, f(x) कितना भी आपका माइनस sin x, और आपको भी पता है कि sin x π से 2π के बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा, सॉरी sin x π से 2π के बीच में, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि sin x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू π to 2π, है ना। पाई और 2π के बीच में क्या होगा, sin x हमेशा नेगेटिव होगा, और sin x नेगेटिव और एक नेगेटिव यहां है, तो इट इंप्लाइज व्हाट कि f(x) विल बी पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू π to 2π। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट कह रहा ये शो करो कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 2π। अब हुआ क्या, देखो 0 to π, 0 to π, यानी कि थर्ड पार्ट अगर हम जैसे शो करेंगे, ज्यादा कुछ शो नहीं करना थर्ड पार्ट में, मैं यहां पे ये जगह ले रहा हूं इस्तेमाल में, है ना, ये जगह थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट में भी हम क्या शो करेंगे कि 0 to π क्या हुआ, 0 to π ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, और पाई से 2π में इंक्रीजिंग हुआ। तो भैया कंप्लीट इंटरवल की अगर हम बात करें 0 से 2π के बीच में, तो क्या हुआ, ना तो पूरा इंक्रीज ही हुआ ना पूरा डिक्रीज ही हुआ। ध्यान से देखो, जब दोनों होता है ना, जब दोनों होता है, किसी इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया पूरे इंटरवल में ना तो ये पूरी तरह से इंक्रीज ही हुआ ना ये पूरी तरह से डिक्रीज हुआ, दोनों हो रहे हैं, तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये हमने कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी कि टाइप 2 क्वेश्चन, है ना, टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। उससे पहले आप इसको आराम से नोट करो, बिफोर दैट नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम, दैट इज एग्जांपल 10, कैन फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस f(x) इक्वल्स टू x² - 4x + 6। हमें वो इंटरवल बताना है जिसमें
ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाएंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स देखेंगे, क्या आएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। नाउ 2x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 2। x 2 से बड़ा होना चाहिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए। कहां तक हो सकता है, बिकॉज दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, तो क्या है ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, सो दिस इज इंटरवल और इज आस्क्ड टू अस, तो हमने बता दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भैया क्या कंडीशन लगाओगे कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर एफ डैश लेस देन 0 होना चाहिए तो 2x माइनस 4 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि x विल बी लेस देन 2। तो यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 क्या होगा हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो और भी मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, है ना, एज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कैसे आया, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट गिव अस व्हाट, ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट on the curve, derivative gives us what, slope of tangent, slope of tangent. And what is normal? At the point of contact, a line perpendicular to the tangent is called as normal. Point of contact इसका tangent और उस point जो curve पे जो point है, ठीक है ना, जिसपे tangent ड्रॉ की गई है। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पे उस पे ड्रॉ करी हुई टेंजेंट के परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज नॉर्मल। एंड व्हाई, बिकॉज ये नॉर्मल है, सी ये नॉर्मल है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x0 y0, ठीक है, एट x0 y0। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया ना। m क्या होता है, स्लोप होता है, NOR मैंने क्या लिख रखा है, नॉर्मल, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे, होशियार बच्चे आप। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, -dx अपॉन dy एट x0 y0, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है। तो हम इन टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हैं। कैसे, ध्यान देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, एक लाइन ही तो है, तो लाइन की इक्वेशन चलेगी, है ना। और लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, वेयर x1 एंड y1 आर द पॉइंट्स गिवन ऑन द लाइन, ठीक है ना। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बता सकते हैं, dy माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप की जगह dy बाई डी एक्स एट x0 y0, ठीक है ना, इंटू x माइनस x0, ठीक है ना। ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो कैसी होगी भैया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसमें y माइनस y0 इज इक्वल टू, या तो हम कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x0 y0, ठीक है ना, इंटू x माइनस x0, है ना। -1 अपॉन dy बाई डी एक्स x0 y0, समझ में आ गया ना आपको क्यों करा, क्योंकि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ओह सॉरी, ये x माइनस x0 को तो मैंने बाहर ही कर दिया। तो ये भैया आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ कंडीशंस, बिकॉज स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड काफी है चैप्टर, तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है
तो आप स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लें, या फिर क्लास 11th में जाके एक दो बार, मतलब एक बार उसको जो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है खाली उस पर एक बार नजर डाल लें, है ना। बाकी नहीं तो इतनी इतनी स्ट्रेट लाइन सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा आप एक बात सुनो, एक कंडीशन दी होती है कि व्हेन स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट का है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या नॉर्मल का है? मैं सीधी बात बता रहा हूं कंडीशन कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन विल बी जीरो, स्लोप ऑफ द लाइन इज जीरो, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको यूज करनी है। तो कभी बार कहते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव, यानी कि टेंजेंट का स्लोप किससे मिलेगा, डेरिवेटिव से, तो वो कितना होगा, जीरो, है ना। और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस टाइम में 1090 बेसिकली नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, स्लोप इज नॉट डिफाइंड एट फॉर दैट लाइन। तो हम क्या करेंगे, उसका स्लोप को कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1/dy/dx करके। मतलब समझो जो डेरिवेटिव होता है उसका वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या कर लेंगे, dx/dy इक्वल टू जीरो का इस्तेमाल कर लेंगे। आई बात समझ में? किसके लिए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए ये कंडीशन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए dx/dy इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन यूज कर लेंगे। अच्छा ये तो था टेंजेंट एंड नॉर्मल का इंट्रोडक्शन, है ना, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसके बाद किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल में। एक टाइप 1 क्या है, आपसे इक्वेशन पूछी जाती है कभी बार, ठीक है ना। टाइप 2 क्या है, आपको कुछ कंडीशन दी जाती है और आपको पॉइंट ऑन द कर्व पूछा जाता है, पॉइंट ऑन द कर्व पूछा जाता है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन जनरली हमारे पास बनते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में, ठीक है ना, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो अब दोनों तरह के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। दो टाइप के क्वेश्चंस दोनों मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। और वैसे तो इसमें एक तीसरा टाइप भी होता है, वो हल्का फुल्का है ना, स्लोप पूछ लेते हैं, बट वो टाइप में नहीं काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, यानी कि उन लाइंस का स्लोप कितना रहना है, 2, ठीक है ना। लाइक लाइन के स्लोप को मैं dy/dx क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली आगे जब आप क्वेश्चन रीड करोगे बेसिकली तो वो कर्व से रिलेटेड है ना। आप कर्व बिकॉज क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट। अब लाइंस जो हैं वो टेंजेंट है बेसिकली कर्व पे, इसलिए मैंने लाइन का स्लोप dy/dx से लिख लिया, ठीक है ना। कह रहा एंड द कर्व इज दिस। अब सुनो, जब dy/dx इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास स्लोप है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस यानी कि माइट भी एक से ज्यादा पॉसिबल हो, है ना। स्लोप दिया हुआ है तो यानी कि हमें पॉइंट्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे पॉइंट्स, कैसे निकालेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना होगा, dy/dx प्लस ये कितना हो जाएगा, x-3 होल स्क्वायर u' v, है ना, u' माइनस u v डैश, यानी कि 1। तो बेसिकली अगर उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, और dy/dx की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो बेसिकली x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, तो x-3 कितना होगा, +-1। अब हम प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, x-3 की वैल्यू +1, दैट मीन्स x इक्वल टू +4। अगर हम माइनस साइन ले लें तो x-3 इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास देगा x इक्वल टू 2। तो यानी कि ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 4, जिसपे टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल होगा, -2, क्योंकि सॉरी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हो गया 2, क्योंकि इसी कंडीशन को यूज करते हुए तो x की वैल्यूज आई ना। अब अगर हमारे पास x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, सो व्हेन x इक्वल टू 4, अब हमारे पास देखो ना, हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गए 2 पॉइंट के, तो y कोऑर्डिनेट्स भी तो लेके आएंगे ना। तो y कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे। कैसे लेके आओगे भैया, देखो व्हेन x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4 - 3 1, तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो है कि y इक्वल टू -2 हो जाएगा। और व्हेन x इक्वल, उसको आप तरीके से प्रेजेंट करेंगे, है ना, जो चीजें मैं बता रहा हूं, देखो प्रेजेंटेशन तो आपको ऑब्वियस है कि सीखना ही पड़ेगा ना, करना है ना, तो वो तो मैं करके दिखा रहा हूं बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है। उसके बाद x इक्वल टू 2 जब आप पुट करोगे तो कितना होगा, -3,
है ना, 2 माइनस 3 -1, तो -2 अपॉन -1 यानी कि प्लस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एक तो पॉइंट हो गया हमारे पास 4 - 2 और एक पॉइंट हो गया हमारे पास 2 2, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो एक लाइन तो इस पॉइंट से पास होगी और एक लाइन इस पॉइंट से पास होगी। तो देखो इक्वेशन लिख रहा हूं कैसी होगी, y + 2 है ना, y - y1 = m x - 4। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी, एक इक्वेशन कैसे आ जाएगी, y - 2 2 × x - 2, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। क्लियर है, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में, कह रहा फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। तो बेसिकली देखें अगर, तो भले ही पॉइंट उसने पूछा है बट क्वेश्चन इसी तरीके का है, क्योंकि यहां पे भी हमारे से क्या पूछ लिया, पहले पॉइंट फिर इक्वेशन, ठीक है ना, पहले पॉइंट फिर इक्वेशन, वहां पे सिर्फ पॉइंट पूछा है, इक्वेशन नहीं पूछा है। कह रहा फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज इट्स स्लोप 2/3। तो यानी कि dy/dx हमें दिया हुआ है 2/3, तो y भी तो है हमारे पास, निकाल देंगे ना यार पॉइंट। कैसे निकालते हैं, dy/dx करेंगे तो कितना होगा, 1/2 √4x - 3, एंड 4x - 3 का कितना होगा 4, है ना, -1 का 0, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3, 2 2 जा 4, ठीक है, एंड दिस इज दिस, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो गया, √4x - 3 = 3, √4x - 3 = 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4x - 3 = 9, तो 4x कितना हो गया 12, x = 3, ठीक है ना। When x = 3 you will put here, है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 - 1 2, y = 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो दैट पॉइंट इज 3 2, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3 2 एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 2/3। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप dy/dx एट 3 2 एट 3,2 पे आपका 2/3 ही आंसर आएगा। ये आप क्रॉस चेक के लिए देख भी सकते हैं, हालांकि आंसर हमारा यहाँ तक 3/2 3,2 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, अप्रोक्सीमेशन पे, है ना, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन में भी दो टाइप के क्वेश्चन जनरली, मतलब अभी पिछले 2 दिन एक्सरसाइज से हम दो टाइप की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है, ऑब्जर्वेशन ऐसी है, तो मैंने इसलिए मेरे लिए टिपिकली 2 टाइप के क्वेश्चन हमें अवेलेबल हैं, है ना। टाइप 1 एक इस तरह के क्वेश्चन होता है, √36.6 हो गया, है ना, √25.6 हो गया, या फिर 29⁻⁴ हो गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमें मिले होते हैं और हमें क्या होती है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है 36.6 का अंडर रूट, हम ये तो कह सकते हैं कि ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो हम खैर डेरिवेटिव से भी नहीं निकाल सकते, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, लगभग इक्वल है, वो हमें यूजिंग द डेरिवेटिव हम बता सकते हैं। कैसे, है ना। तो टाइप 1 प्रॉब्लम पहले करेंगे, फिर टाइप 2 प्रॉब्लम करेंगे। टाइप 1 प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बता रहा हूं मैं कि स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है भैया आपका कि सबसे पहले तो आप y को आइडेंटिफाई करो, यानी कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करो, कितना होगा √x टाइप, ठीक है ना। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 2, अब जो नेचर है उस फंक्शन का नेचर देखो क्या है, स्क्वायर रूट टाइप। तो स्क्वायर रूट टाइप में हम क्या देखेंगे कि अगर 36.6 ना होता, सिर्फ 36 होता, तो हम परफेक्ट आंसर दे सकते थे। तो ऐसा परफेक्ट x ढूंढना है, और बचा हुआ पार्ट किस में आ जाएगा, डेल्टा x में आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे होना चाहिए कि x + Δx वो क्वांटिटी हो जो क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। स्टेप 3, एक इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, कि भैया डेल्टा y कितना होगा, fx + Δx - fx के इक्वल होगा, ठीक है ना। ऑब्वियस है यार, ये तो बात पता ही है ना, y2 - y1 क्या होगा, डेल्टा y होगा। तो fx + Δx किसके इक्वल होगा, आपका fx + Δy, ठीक है। ये y और fx एक ही चीज होगी, है ना। तो डेल्टा y का मतलब क्या है, बेसिकली डेल्टा y इज व्हाट, fx + Δx - fx। अब fx + Δx कितना होगा, देखो x + Δx 36.6, fx √x है, तो यानी कि √36.6, fx कितना है अपना √x,
है ना। रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 36, तो यहां तो हम डायरेक्ट आंसर 6 लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा वाई ये हमें चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इसमें पुट करते हैं √36.6 की वैल्यू निकाल देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो √36.6 विल बी व्हाट 6 प्लस डेल्टा वाई, 6 प्लस डेल्टा वाई। तो अब डेल्टा वाई निकालने के लिए स्टेप 4 का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 4 क्या कहता है कि भैया डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, देखो 1/2 √x इंटू डेल्टा एक्स क्या है वो हमारा चुका तो ये रहेगा, है ना, डेल्टा एक्स। तो 1/2 √x। अब √x की वैल्यू सुनो, √x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 36 है तो √x की वैल्यू 6 हो गई। और डेल्टा एक्स कितना है अपने पास, डेल्टा एक्स चेक करो 0.6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, अगर आप ध्यान से देखें 10 6 से गया 1/20 और 1/20 विल बी व्हाट, इट विल बी 0.05। 1/20 चेक कर लो ना क्या होगा, 1/20 पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, ठीक है। एक बार 0 लगाओगे तो 105.05, ठीक है, ओके। तो अब डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, अब कुछ करना ही नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट √36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.05, 6.05, करेक्ट। अब आप कहोगे सर यहां पे तो इक्वल टू साइन है, वहां पे सर आपने अप्रोक्सीमेट साइन लगाया। बेसिकली बात सुनो, अगर देखा जाए तो डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ही होता है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जब हम डेल्टा वाई की बात वैल्यू यहां पे निकालते हैं ना, ये वैल्यू बेसिकली ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये क्या है अपनी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसलिए जब ये ऐड होता है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है 6.05 अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है ना। बस में ये अप्रोक्सीमेट का साइन हो गया ना, आई बात समझे, ये अप्रोक्सीमेट का साइन हो गया। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया, एक हो गया टाइप 2 क्वेश्चन जहां पे आपकी इस तरह के फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी गई है, वहां पे कुछ अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट चेंज। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो टाइप 2 है, कह रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ द क्यूब, है ना, ऑफ द क्यूब। अब अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ये हमें निकालना है ऑफ साइड x मीटर। अब साइड अगर x मीटर है तो v इक्वल टू एक्स क्यूब, वी नो वेरिएबल, ठीक है ना। अब वॉल्यूम में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि साइड में चेंज हो रहा है 2% का। तो साइड में कई बार तो कहेगा कि साइड बढ़ रही है, साइड घट रही है, या साइड के मेजरमेंट में एरर हो गया था, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो इस तरह की चीजें वो यूज करते हैं, बेसिकली आपको बताते हैं कि हाँ ये साइड भी आपकी चेंज हो रही है, वो एरर से हो चाहे वो बढ़ाया या घटाए। तो साइड अगर 2% बढ़ती है, तो अगर x 2% बढ़ेगी मेरे भाई, तो फाइनल साइड कितनी हो जाएगी। अगर इनिशियली साइड जो है वो x थी, तो फाइनली साइड कितनी हो जाएगी बताओ, इट विल बी x प्लस 2% ऑफ x। दैट मीन्स कितना हो गया, x प्लस 2% ऑफ x, दैट मीन्स 1.02x। अब अगर हम चेंज देखें साइड में, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया भैया, डेल्टा एक्स कितना हो गया 1.02x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0.02x, ठीक है ना। तो ये चीज हम यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते थे, क्योंकि साइड जब 2% बढ़ी है तो चेंज कितना आएगा 2% का आएगा, तो 0.02 ऑफ x, ठीक है ना, इसका चेंज आएगा। तो हम डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते थे इस चीज को। अब डेल्टा v है ना, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है डेल्टा v का। तो ध्यान करो अभी क्या बताया मैंने यहाँ पे, है ना, कि डेल्टा y क्या इज, डेल्टा y इज approximately equal to dy by dx into delta x. So what we can say, it is dv over dx into delta x, है ना। हालांकि बहुत कॉमन है कि वो अप्रोक्सीमेट का साइन यूज ही नहीं करते। तो आपको मैं एक जनरली सलाह, मतलब एक सिंपली एक बात कहूं तो आप यहाँ पे इक्वल टू साइन ही यूज करें, है ना। कंफ्यूजन आप रखें ही ना, बस आप लिख दें अप्रोक्सीमेटली। फाइनल आंसर कहते समय आप अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज करें चाहे ना करें, बट अगर आप इक्वल टू भी कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ ब्लंडर, इट्स नॉट अ मेजर मिस्टेक, है ना, इट विल बी एक्सेप्टेबल, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या, इवन टीचर्स भी इसको ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं, है ना। तो इसको गलती नहीं मानेंगे सच,
तो डेल्टा वी आपसे पूछा गया तो क्या लिखेंगे भैया, डेल्टा वी इज इक्वल टू डीवी ओवर डी एक्स इज 3x² इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना भैया 0.02x, 0.02x, तो आपके पास कितना आ गया 0.06 एक्स क्यूब। कितना यूनिट देखेंगे हम, यूनिट दे रखी है कुछ, तो यूनिट कुछ दे रखी, तो क्यूबिक यूनिट्स है ना, ये आप देख देंगे। मीटर्स में दे रखा है तो मीटर क्यूब में देख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मीटर क्यूब में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फाइनल टॉपिक ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हमें रिवाइज करना है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन पक्का है ही है, उसके अलावा भी पूछ सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा से, है ना, क्योंकि चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है ना, बेसिकली 44 मार्क्स का पूरे कैलकुलस का वेटेज है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हर चैप्टर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम मिनिमा को रिवाइज करते बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।